Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है वो हिस्ट्री की 7th क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। हिस्ट्री की 7th क्लास में आपकी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका आज फर्स्ट चैप्टर आपका है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, देखिए हिस्ट्री की जो 6th क्लास की बुक है, वो मैं आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें 12 चैप्टर आपके थे। तो 12 क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और इन 12 क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी मैंने आपकी क्लास ले ली है। वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उनकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दूंगी और वो प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो ये क्लासेस जाकर देख सकता है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इस 6th क्लास की बुक के, वो सारे क्वेश्चंस मेरी पीपीटी से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलते हैं देखिए फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नई और पुरानी शब्दावली। देखिए ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीके की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। देखिए हिंदुस्तान शब्द है, आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। देखिए हिंदुस्तान, जिसको हम आज के टाइम पर क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था। देखिए जब जो मिन्हाज ए सिराज जो फारसी के इतिहासकार थे, कौन थे, फारसी के इतिहासकार थे 13वीं शताब्दी में, उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आशय जो था वो कौन थे, कौन कौन से शहर वहाँ पर आते थे, कौन कौन से स्टेट आती थी, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था हिंदुस्तान का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मतलब जो ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है, उसने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। क्या करने के लिए, वर्णन करने के लिए किया। किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग न है, उसे क्या कहलाते थे, वो विदेशी कहलाते थे। अब देखिए जो हिंदुस्तान, यहाँ पर क्या हुआ कि जो हम पूर्व में क्या चीज़ें कर रहे थे, देखिए परिभाषाएं दी हुई यहाँ पर कि जो हमारी नई शब्दावली है, जो पुरानी शब्दावली है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आज जो हम ले रहे हैं वो क्या है, भारत है। उस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किस तरीके से किया गया, उसके बाद जब बाबर आए 16वीं शताब्दी में तो उन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए अगर कोई हमारी संस्कृति से या हमारे समाज से अनजान व्यक्ति होता है जो आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विदेशी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है इतिहासकार और उनके स्रोत। जो इतिहासकार हैं और उनके स्रोत। अब देखिए इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते थे और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। अब देखिए इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। देखिए जो इतिहासकार होते हैं, जो सर्च में लगे रहते हैं चीज़ों की, वो किस चीज़ को देखकर पता करते हैं, किन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो वो आज भी सिक्कों, शिलालेखों, ठीक है, जो स्थापत्य हैं मतलब भवन निर्माण कला या फिर लिखित सामग्री पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है आपके, कागज सस्ता हुआ, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, मैं आपको कराऊंगी जब ये 7th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आपके लेके आऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस समय के दौरान क्या चीज़ हुई, कागज क्या हो गया, सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन या उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब या करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। किस चीज़ का, कागज़ का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ या मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था।
इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि देखिए जो पांडुलिपियां हैं ये बहुत अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं, तो इनका उपयोग मतलब समझ नहीं आता, इनका उपयोग करना भी बहुत ज़्यादा कठिन है आज के समय पर। लेकिन ये क्या है, ये चीज़ें जो हैं इतिहासकारों ने रखी हुई हैं बहुत संभाल के, तो इनसे काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी सारी विस्तृत जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका नए सामाजिक राजनीतिक समूह। क्या है? नए और सामाजिक राजनीतिक समूह। देखिए 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। देखिए भारी चुनौती क्यों रखता है? क्योंकि इस समय के बीच में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। देखिए मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरीके के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर और नई नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहत, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों मतलब जो बारूद वाले हथियार होते थे उनका इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आईं जो विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिर्फ वो चीज़ें हो रही हैं जो समय के साथ परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस वहाँ पर देखने को मिले। अब देखिए यहाँ से देखिए कागज़ का ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि कागज़ सस्ता हुआ, औद्योगिक में चेंज आए, परिवर्तन हुए, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है राजपूत। क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका? राजपूत। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आम तौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। देखिए राजपूत किनके लिए यूज़ किया जाता था? जो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका पर्यावास। क्या है? पर्यावास। अब देखिए पर्यावास में देख लेते हैं। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावास कहते हैं। अब देखिए क्षेत्र और साम्राज्य। देखिए दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबर, जिनका कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी था, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। किसको? गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है, जिनका कार्यकाल कितना था? 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में मिलता है कि इनको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, मतलब सर झुका लेते थे। 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। अब देखिए जो इस चैप्टर में मेन चीज़ें हुई हैं वो किस चीज़ के ऊपर कि पुराने अर्थ हमारे क्या थे और नए अर्थों में क्या क्या चेंजेस आया। जिन भी जो आपके शासक हैं उनकी बात की गई वो मैंने इस चैप्टर में आपको करा दिए हैं। पुराने धर्म कौन से, नए धर्म में परिवर्तन, मतलब क्या क्या चेंजेस आए इस काल के दौरान, वो सिर्फ आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपना। देखिए आए थे जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। देखिए जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे ही क्या हो रहे हैं, आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही युग आपके चेंज हो रहे हैं वैसे ही चीज़ें देखिए कभी आस्था कम होती है चीज़ों में, कभी आस्था बढ़ जाती है। जैसे मंदिरों का ज़्यादा निर्माण होना शुरू हुआ वैसे ही क्या हुआ कि लोगों की आस्थाएं बढ़ने लगी। ठीक है, लोग पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करने लगे।
अब देखिए, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षण थे। यही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। मतलब यही युग था जिसमें नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। अब देखिए, कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। देखिए, जो मुसलमान होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या होती है, उनका एक धर्म ग्रंथ होता है कुरान शरीफ, जिसमें वो क्या कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह, मतलब केवल एक ही सत्ता को वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों उलेमा को संरक्षण भी देते हैं। किस चीज़ को, मतलब बहुत सारे कई ऐसे इस्लामिक शासक थे जो उलेमा को भी संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायियों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब और कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 19वीं सदी के मध्य में, ठीक है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। किस विचार पर आधारित था कि धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है लोगों के बीच, ठीक है। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, ठीक है। मतलब लोगों को बांटा गया वो किस चीज़ के ऊपर बांटा गया, उनके धर्म के अनुसार। किस चीज़ पर बांटा गया, उनके धर्म के अनुसार उनको बांटा गया। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। मतलब जो कहता है ना कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, उस चीज़ को कम ही इतिहासकार स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय हुई। देखिए, आज के चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको करा दी हैं। संस्कृति में क्या क्या चेंज आए, लोगों ने धर्म को मानना शुरू किया, लोगों का जो विभाजन हुआ वो किस चीज़ के ऊपर हुआ, किस तरीके से विभाजन माना गया इतिहासकारों द्वारा, तो वो सब चीज़ें मतलब जहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपका बन सकता था फर्स्ट चैप्टर से, वो मैंने आपको आज की क्लास में करा दिया है, ठीक है। यही कुछ चीज़ें थी जो आपकी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ कुछ ही चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर कराई हैं। कल से जो आपकी क्लासेस हैं, जो सेकंड चैप्टर से आपकी स्टार्टिंग है, वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कल से जो आपकी क्लासेस होंगी वो थोड़ी सी लंबी आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।